हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन्हीं के रिगार्ड में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीए एनईपी फोर्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, जो कि पेपर का नाम है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसका कोर्स कोड है आपका A060401T। उसके नोट्स लेंगे हम आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लगभग 2 यूनिट हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हम पूरी कंप्लीट करेंगे आज। उनके जो जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें जो सबसे प्राचीन जो हैं सॉरी जो प्राचीन पश्चिमी राजनीतिक विचार हैं उसमें जो है दो के नाम आते हैं, एक तो प्लेटो और दूसरा है अरस्तु। पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो और पॉलिटिकल थॉट ऑफ एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। तो सबसे पहले हम प्लेटो को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अरस्तु को। ये जो है क्योंकि दोनों में से एक तो आना आना है, एक के विचार तो आपके आने निश्चित हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, प्लेटो भी और अरस्तु भी। तो दोनों को ही आपको तैयार करना है, दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं। दोनों ने ही अपने जो हैं राजनीतिक विचार दिए हैं। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो के राजनीतिक विचार राजनीति के क्षेत्र में अमृत हैं, यानी कि प्लेटो का नाम जो है वो राजनीति के क्षेत्र में एक तरह अमृत की तरह है। प्लेटो के विचारों को राजनीति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान देने का कारण है क्योंकि वह एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, साथ ही राजनीति के जनक कहे जाने वाले अरस्तु के गुरु भी थे, यानी कि अरस्तु के गुरु थे ये। और अरस्तु को जो है राजनीति विज्ञान का फादर, यानी कि उनको अरस्तु को जो है इस सब्जेक्ट का फादर कहा जाता है। तो अरस्तु के गुरु थे ये, यानी कि प्लेटो के जो विचार थे वो अरस्तु ने आगे बढ़ाए, अरस्तु ने ही उन सब पे काम किया और उन चीज़ों को लोगों के सामने रखा, समझाया लोगों को। तो हम समझ सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी कितनी अहम भूमिका रही होगी। प्लेटो के राजनीतिक विचार विश्वव्यापी हैं और सर्वमान्य हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इनको माना जाता है, पूरा वर्ल्ड इनको मानता है। प्लेटो के राजनीतिक विचारों को निम्न आधारों पर व्यक्त किया गया है जो इस प्रकार हैं। तो जो प्लेटो के राजनीतिक विचार थे अब उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है राज्य पर प्लेटो के विचार, यानी कि राज्य से उनका क्या मतलब था। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, उनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक, में अपने राज्य संबंधी विचारों को परिभाषित किया। प्लेटो अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया है, अर्थात ऐसा राज्य जहां न्याय व्यवस्था हो और वहां के शासक में विवेक, साहस और तृष्णा का भाव विद्यमान हो, उसको वे आदर्श राज्य मानते हैं। यानी कि राजा के अंदर जो है, अगर राजा के अंदर न्याय व्यवस्था, राज्य में न्याय व्यवस्था है, वहाँ का जो शासक है उसके अंदर विवेक है, वो साहसी है और उसमें तृष्णा का भाव विद्यमान है, तो ऐसा जो राज्य होगा वो होगा एक आदर्श राज्य। प्लेटो राज्य को एक विशाल संपदा मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का व्यापक रूप है। उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं होता। प्लेटो राज्य को एक मानवीय संस्था मानते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य हेतु एक आदर्श राजा की बात करते हैं जिसमें विवेक, साहस और तृष्णा तीनों विद्यमान हो। यानी कि एक आदर्श राजा के अंदर जो गुण होने चाहिए वो हैं, 3 गुण उन्होंने माने हैं, एक तो विवेक, एक साहस और तीसरा है तृष्णा। प्लेटो के अनुसार राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यानी कि लोगों से ही राज्य बनता है, यानी कि बल्कि उसके अंदर, राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व के आधार पर ही राज्य के अस्तित्व का निर्माण होता है। उनके अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति जितने अच्छे गुणों के होंगे, राज्य उतना ही आदर्श होगा। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्यों को 3 आधारों में व्यक्त किया: आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक। दूसरा है प्लेटो के राजा संबंधी विचार। प्लेटो दार्शनिक एवं गुणवान राजा को ही राजा की संज्ञा देते हैं, यानी कि प्लेटो के अनुसार जो राजा होना चाहिए वो एक तो दार्शनिक होना चाहिए, दूसरा गुणवान होना चाहिए। उनके अनुसार वही राजा उत्तम है जिसमें विवेक, साहस एवं तृष्णा का भाव हो और वह कुशल योद्धा होना चाहिए। वह ज्ञान का भंडार होना चाहिए।
प्लेटो के अनुसार राजा को किसी भी संबंध में यह पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह अपने आदेशों का पूर्ण पालन कर सके, अर्थात वह एक निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। निरंकुश राजा के साथ ही प्लेटो उसे संविधान की सीमाओं में भी बांध देते हैं और वह यह भी कहते हैं कि राजा का निर्णय सदैव न्याय की ओर होना चाहिए। तो उनके अनुसार एक आदर्श राजा के जो गुण हैं वो हैं, एक तो उसके अंदर साहस हो, तृष्णा का भाव हो, दूसरा जो उसके अंदर विवेक हो, सहनशील हो, योद्धा हो और ज्ञान का जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा भंडार होना चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने एक राजा अपने मन में विचार किया कि भाई राजा इस तरह का होना चाहिए। तीसरा जो उनका जो वो था वो है प्लेटो का साम्यवाद संबंधी विचार। प्लेटो ने अपने साम्यवाद को दो भागों में विभक्त किया। पहला है संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा है पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति यानी कि धन, पैसा। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद में शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा। उनके अनुसार संपत्ति मनुष्य को भ्रष्ट करने का कार्य करता है। उन्होंने उत्पादन वर्ग को ही संपत्ति रखने का अधिकार दिया, क्योंकि वह राज्य के नागरिकों का भरण पोषण करता है और राज्य की आय में वृद्धि कर राज्य व समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा है इसमें पत्नी का साम्यवाद। प्लेटो परिवार का विरोधी था। उनके अनुसार परिवार सैनिक और शासक वर्ग में भ्रष्टता का भाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। परिवार के कारण व्यक्ति के अंदर स्वार्थ एवं अहम का भाव प्रकट होता है। उसने इन दोनों वर्गों के लिए संयुक्त परिवार का सुझाव दिया। उसके अनुसार शासक और सैनिक वर्ग प्रत्येक नारी को ही अपनी पत्नी के रूप में देखें और प्रत्येक बालकों को अपने बच्चों के रूप में। उसके इस कथन के कई आलोचक हैं। प्लेटो के अनुसार शासक और सैनिक वर्गों का विवाह राज्य के नियंत्रण में सिर्फ बालकों के जन्म हेतु करा जाए, परंतु स्त्री और पुरुष यह नहीं देख पाएंगे कि उनमें पुत्र कौन है। आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की संपूर्ण व्याख्या की। प्लेटो न्याय को प्रत्येक क्षेत्र में लागू करते हैं। उनके अनुसार सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और जो उत्पादन वर्ग है सभी को न्याय के अंतर्गत रहकर अपने कार्य करने चाहिए। प्लेटो ने अपने न्याय को दो भागों में विभाजित किया। पहला है सामाजिक न्याय और दूसरा है व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व वह शासक और सैनिक वर्ग को देते हैं। वहीं व्यक्तिगत न्याय में उनका मत है कि व्यक्ति में साहस, तृष्णा और विवेक का होना ही न्याय है, अर्थात न्याय एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के आंतरिक भागों में विद्यमान रहती है। उनके अनुसार न्याय की स्थापना करने हेतु दार्शनिक शासन का होना अनिवार्य है। प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार। प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचारों में शिक्षा को भी सम्मिलित किया। उनके अनुसार शिक्षा दार्शनिक शिक्षा होनी चाहिए, अर्थात जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति जिज्ञासु होता है उसके पास आंतरिक अनुशासन के साथ सद्गुणी व्यक्ति को ही शिक्षित हो सकता है। प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को राज्य के नियंत्रण क्षेत्र में रखते हैं, अर्थात राज्य जो है जो राजा से संबंधित है, राजा के पास जो है शिक्षा के सारे अधिकार होने चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना, उसको क्रियान्वित करना राज्य कार्य है और वहीं समानता के सिद्धांत पर भी बल देते हैं और कहते हैं स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करवाना राज्य का कार्य है। वहीं शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। इसके बाद शिक्षा को जो उन्होंने जो उसका कार्यकाल है वो दो भागों में विभाजित किया। पहला है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो जन्म से लेकर 20 वर्ष तक की आयु में प्रदान की जाती है, जिसके अंतर्गत व्यायाम यानी कि फिजिकल एजुकेशन, संगीत, इन दो पर ज़्यादा बल दिया है। वहीं उच्च शिक्षा का कार्यकाल उन्होंने 20 से 35 वर्ष माना। इसके अंदर जो है इस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक तो जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व यानी कि उसके चरित्र का निर्माण हो, उसके अंदर साहस, विवेक और योद्धा के गुणों का विकास हो और एक शासक वर्ग निर्माण हो। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो एक महान राजनीतिक और दार्शनिक थे। प्लेटो के समस्त विचारों को राजनीति का लेखा माना जाता है।
राजनीति के विकास में उनके विचारों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। वह सदैव दार्शनिक कार्यों पर बल देते थे ताकि समाज में मानवता और सहयोग की भावना का विकास हो सके, और वहीं एक न्यायप्रिय वातावरण का निर्माण की बात करते थे। इसके बाद जो है अरस्तु के मुख्य जो राजनीतिक विचार हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहले अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं। अरस्तु जो हैं, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को मानते हैं, का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। इसलिए राज्य का उद्देश्य नागरिकों को सद्गुणों के साथ जीवन जीने में मदद करना है। उनके राजनीतिक विचारों का मुख्य आधार राज्य की प्रकृति, संविधान के प्रकार और शासन के रूपों का विश्लेषण है। उनके जो मुख्य विचार हैं वो इस प्रकार हैं। मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति। जो एक मनुष्य है, अरस्तु का तर्क था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता, बल्कि एक राजनीतिक समुदाय में रह सकता है और अपना विकास कर सकता है। राज्य का उद्देश्य। राज्य का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को सद्गुणों के साथ जीवन जीने में मदद करना है और उन्हें खुशी यानी कि खुश और संतुष्ट बनाना है। संविधानों के प्रकार। अरस्तु ने संविधानों को दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया। जैसे अच्छे संविधान यानी कि जहाँ पे राजशाही, कुलीन तंत्र और गणराज्य हो। बुरे में है जो है अत्याचारी, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। जो बुराई शासकों के स्वार्थ से प्रेरित होती है। शासन के रूप। अरस्तु ने सरकार के विभिन्न रूपों का विश्लेषण किया, जिसमें राजशाही, कुलीन तंत्र, गणराज्य शामिल हैं, और साथ ही यह भी बताया कि कैसे ये रूप विकृत हो सकते हैं और अत्याचार, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र में बदल सकते हैं। सद्गुणों का महत्व। अरस्तु ने सद्गुणों को मानव जीवन के लिए आवश्यक माना और तर्क दिया कि सद्गुणों का अभ्यास करके व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सकता है। इसके बाद जो है राज्य की स्थिति। अरस्तु का मानना था कि एक स्थिर राज्य के लिए एक अच्छा संविधान और अच्छे शासक आवश्यक है, और उन्हें यह भी विश्वास था कि शासकों की शक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य का स्वभाव ही उसे भरोसेमंद बनाता है, न कि उसकी धन और संपत्ति। ज्ञान का महत्व। अरस्तु ने ज्ञान को महत्वपूर्ण माना और कहा कि जिस ज्ञान का आचरण के साथ कोई संबंध नहीं वह निरर्थक है। आदर्श शासन। अरस्तु ने आदर्श शासन को वह शासन माना जिसमें हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिले और खुशी से रह सके। राज्यों का जीवन चक्र। अरस्तु ने इस विचार को भी खोजा कि राज्यों का एक प्रकार का जीवन चक्र होता है जिसमें वे अच्छे से शुरू होते हैं और फिर खराब हो सकते हैं। निष्कर्ष। अरस्तु का राजनीतिक विचार प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसने बाद के राजनीतिक विचारों को भी प्रभावित किया। उनके विचारों ने राजनीति के अध्ययन को दिशा दी और आज भी प्रशंसा की है, यानी कि आज भी उस ओर काम चल रहा है। तो अरस्तु और प्लेटो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों में से किसी के भी राजनीतिक विचार आ सकते हैं। अरस्तु के बारे में कुछ और भी पढ़ लेते हैं हम, जो उनके विचार हैं। अरस्तु के और राज्य पर उनके जो विचार थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट में कि अरस्तु और उनके राज्य से संबंधित विचारों को आप लिखिए। तो अरस्तु राज्य को स्वाभाविक मानते हैं। उनके अनुसार राज्य सभी मनुष्यों के लिए आवश्यक शर्त है। प्लेटो की तरह वे भी राज्य या समाज के बीच अंतर नहीं करते और इसी तरह इसे अच्छे जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। इस प्रकार उनके विचारों में राज्य एक अच्छे जीवन की एक आवश्यक शर्त है। कोई भी मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, इसलिए एक मनुष्य और एक महिला मिलकर एक परिवार बनाते हैं। जब एक परिवार अपना विस्तार करता है तो एक गांव बनता है, और जब गांव अपना बनता है तो एक राज्य अस्तित्व में आता है। जब एक राज्य बनता है और समाज संगठित होता है तो मनुष्य अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसी कारण एक राज्य का अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण और स्वाभाविक है जितना कि परिवार या गांव का होना। हालांकि ज़्यादातर मानवीय संगठन त्रुटिपूर्ण होते हैं और अच्छे जीवन के एक या कुछ पहलुओं को पूरा करने में मदद करते हैं, लेकिन राज्य के लिए यह सच नहीं है। उन्होंने राज्य को अच्छे जीवन के पूरे या सभी पहलुओं को पूरा करने में सक्षम माना। यह समझाना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने राज्य को मनुष्यों के लिए स्वाभाविक क्यों माना।
उनके अनुसार एक जानवर और एक इंसान के बीच कोई अंतर नहीं, सिवाय इसके कि इंसान में एक अच्छा जीवन जीने की इच्छा और भावना होती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य जानवरों से तभी अलग होता है जब वह एक अवस्था में रहता है और अच्छा जीवन जीने की इच्छा एक राज्य के निर्माण को एक स्वाभाविक चीज़ बनाती है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य, अरस्तु और मनुष्य पर उनके विचार। अरस्तु का मानना है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। यह सदृश्य इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यह मनुष्य को न केवल एक सामाजिक प्राणी मानता है बल्कि उसे एक राजनीतिक प्राणी के रूप में भी व्याख्या करता है। अरस्तु अच्छे जीवन की इसी अवधारणा का उपयोग मनुष्य की एक राजनीतिक प्राणी के रूप में मानने के अपने विचारों को सही ठहराने के लिए करते हैं। उनका मानना है कि सभी प्रकार के जीव समूहों में मौजूद होते हैं और इस प्रकार उन्हें सामाजिक प्राणी के रूप में समझाया जा सकता है। हालांकि एक अच्छे और गुणवत्तापूर्ण जीवन की आकांक्षा करना पूरी तरह मनुष्य का गुण है। मनुष्य के लिए संतुष्ट केवल जीवित रहने तक ही सीमित नहीं है। एक अच्छा जीवन जीने की निरंतर आकांक्षा उन्हें डिफ़ॉल्ट रूप से राजनीतिक प्राणी बनाती है। वे कहते हैं जो राज्य में नहीं रहता है जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं, वह या तो जानवर है या भगवान है। राज्य और उसका मनुष्य के साथ संबंध। अरस्तु को उनके इस कथन के लिए जाना जाता है कि राज्य जो है वो मनुष्य से पहले है। कालानुक्रमिक रूप से यह मनुष्य ही है जो राज्य से पहला आता है। फिर भी चूँकि यह राज्य ही है जो मनुष्य के लिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और अच्छे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम बनाता है, इसलिए राज्य को मनुष्य से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मनुष्य के सामने राज्य कैसा है, यह समझने के लिए ओपी गोबा संपूर्ण और अंश का उदाहरण देते हैं। एक पैर या हाथ शरीर का अंग है, लेकिन शरीर के बिना एक पैर या हाथ बेकार है। राज्य के बिना एक व्यक्ति अधूरा है और यह राज्य ही है जो संपूर्ण बनाता है। अरस्तु ने अंग और जीव के बीच संबंध स्थापित किया। जीव का प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में अलग अलग जिम्मेदारियां निभाता है। शरीर में अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं और शरीर अपने कामकाज में सामंजस्य सुनिश्चित करता है। इसी तरह राज्य विभिन्न व्यक्तियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करता है, जहाँ श्रम का विभाजन समाज में सहयोग और सामंजस्य सुनिश्चित करता है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है आपकी, इसमें 2 हैं आपके थॉमस एक्विनास का राजनीतिक विचार और पॉलिटिकल थॉट ऑफ सेंट ऑगस्टिन, यानी कि सेंट ऑगस्टिन के राजनीतिक विचार। दोनों को हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार। थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचार मुख्य रूप से प्राकृतिक कानून, एक तो उनके जो राजनीतिक विचार है वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जो प्राकृतिक कानून है यानी कि खुद जो है प्रकृति का एक कानून है, न्याय है, सरकार के आदर्श रूप पर केंद्रित था। उनका मानना था कि प्रकृति कानून जो मानव प्रकृति में निहित है, सरकार को संचालन के लिए आधार प्रदान करता है। वे प्राकृतिक कानून को ईश्वरीय कानून के एक भाग के रूप में देखते थे जो सभी मनुष्यों को उनके तर्क और अंतर्निहित सद्गुणों के माध्यम से समझ सकता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून मानव स्वभाव में निहित नियमों का एक सेट है जो सही और गलत के बीच अंतर बताता है। उनका मानना था कि सभी मनुष्यों को प्राकृतिक कानून का पालन करना चाहिए और यह सरकार के लिए अपने कार्यों को उचित बनाने के लिए एक आधार है। प्राकृतिक कानून को मानवीय कानून का आधार माना जाता है जिसे समाज की भलाई के लिए बनाया जाना चाहिए। दूसरा है न्याय। न्याय एक्विनास के राजनीतिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे न्याय को एक सद्गुण के रूप में देखते हैं जो लोगों के बीच समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।
उनका मानना था कि न्याय सामान्य भलाई के लिए आवश्यक है और सभी को न्यायपूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिए। एक्विनास ने न्याय को 4 प्रकार में विभाजित किया। वितरणात्मक न्याय यानी कि समान अवसरों की गारंटी, विनिमय न्याय यानी कि समझौतों में निष्पक्षता, वैधानिक न्याय यानी कि लोगों को कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाता है, और चौथा है व्यक्तिगत न्याय, लोगों को व्यक्तिगत रूप से सही ढंग से व्यवहार किया जाता है। इसके बाद जो है सरकार, एक्विनास ने सरकार को सामान्य भलाई को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक माना। उनका मानना था कि सरकार का आदर्श रूप एक ऐसा शासन है जो न्याय और शांति सुनिश्चित करता है। उनका मानना था कि सभी सरकारों का उद्देश्य लोगों को न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना होना चाहिए। एक्विनास ने राजशाही को सरकारों का आदर्श रूप माना, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासक को न्याय और सामान्य भलाई के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण विचारों में हम मान सकते हैं कि एक्विनास का मानना था कि लोगों को उत्पीड़न या फिर अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है, जब तक कि उन्हें न्यायपूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए कोई अन्य विकल्प न मिल सके। उनका मानना था कि सरकार को शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए और नागरिकों के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। एक्विनास ने कानून को समाज के लिए एक अनिवार्य तत्व माना और कहा कि कानून को तार्किक सामान्य भलाई के लिए होना चाहिए और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है इसमें है सेंट ऑगस्टिन के राजनीतिक विचार। सेंट ऑगस्टिन के राजनीतिक विचार मुख्य रूप से द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक में पाए जाते हैं। उनकी बुक का नाम है सिटी ऑफ गॉड, जहां उन्होंने 2 शहरों की अवधारणा प्रस्तुत की, सांसारिक शहर और दिव्य शहर। उन्होंने शासन और अन्याय, युद्ध जैसे मुद्दों पर भी अपने विचार दिए। उनके जो राजनीतिक विचार हैं, 2 शहरों की अवधारणा, जो उनकी बुक थी, ऑगस्टीन के अनुसार मानव इतिहास 2 अलग अलग शहरों का प्रतिनिधित्व करता है। सांसारिक शहर यानी कि सिटी ऑफ मैन, जो मानव प्रेम और स्वार्थ से प्रेरित है, और दूसरा है दिव्य शहर यानी कि सिटी ऑफ गॉड, जो ईश्वर के प्रेम से प्रेरित है। इसके बाद शासन, ऑगस्टीन ने शासन को ईश्वर की व्यवस्था के रूप में देखा, जिसका उद्देश्य मानव समाज को नियंत्रित करना और उसे सही दिशा में ले जाना है। उन्होंने शासकों को ईश्वर और समाज के प्रति उत्तरदायी माना। अन्याय, ऑगस्टीन ने अन्याय को मानव स्वभाव में निहित देखा, क्योंकि मनुष्य में स्वार्थ और बुराई की प्रवृत्ति होती है। उन्होंने अन्याय को समाज में अशांति और अराजकता का कारण माना। युद्ध, ऑगस्टीन ने युद्ध को एक ऐसी स्थिति के रूप में देखा जो केवल तब उचित है जब शांति व्यवस्था करने और अन्याय से बचाव के लिए हो। उन्होंने न्याय युद्ध यानी कि जस्ट वार की अवधारणा को विकसित किया, जिसमें कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक था, जैसे कि युद्ध का कारण न्यायसंगत होना चाहिए, अंतिम प्रयास होना चाहिए और केवल न्याय के लिए लड़ा जाना चाहिए। युद्ध को जो है, एक तो युद्ध कब होना चाहिए, युद्ध जो है न्याय के लिए होना चाहिए। युद्ध जो है सबसे लास्ट की प्रक्रिया है कि भाई बात अब बन रही तो युद्ध होना चाहिए, और वो भी न्याय के लिए लड़ा जाना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के लिए। राजनीति और धर्म, ऑगस्टीन ने राजनीति और धर्म के बीच एक संबंध स्थापित किया। उनका मानना था कि राजनीति को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव समाज को नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और धर्म की राजनीतिक जीवन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तो आज की वीडियो में यहीं तक इन 2 को हम पढ़ चुके हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 1 में आपके 2 हैं, जिसमें हैं आपके प्लेटो और अरस्तु, और जो आपकी यूनिट नंबर 2 है इसमें भी 2 हैं। ये सारे के सारे जो प्लेटो, अरस्तु या फिर थॉमस एक्विनास और संत
ऑगस्टीन, ये सारे के सारे यूरोपियन थिंकर हैं जिन्होंने राजनीति के बारे में अपने अपने विचार, अलग अलग विचार दिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे वेस्टर्न हैं, इनको अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। इनमें से भी आपको 2 क्वेश्चन तो लग ही जाने हैं, एक बड़ा लग सकता है और एक छोटा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन और भी इनमें से मिल सकते हैं, प्लेटो के पूछ सकते हैं वो अलग से विचार कि मनुष्य के लिए उनके विचार, राज्य के उनके विचार, आदर्श राज्य के सिद्धांत, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक इतना ही, आगे और करते हैं, एक वीडियो और बनेगी ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।